हे गाइस, सो वेलकम बैक। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला वीडियो है। इसमें से और भी हमें 5 फाइनेंशियल्स को ट्रैक करना है, तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ना एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, तो अब तो मैं इंसिडेंट ही बोलूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर को इन्होंने फिनकेयर करके एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को खरीदा था। ठीक है, बिकॉज एयू का जो ऑर्गेनिक बुक था उसमें माइक्रो फाइनेंस डिविजन था ही नहीं, है ना। तो एयू का क्या था, वो अपना ये स्मॉल बिजनेस बैंकिंग, जैसे ये माइक्रो एंटरप्राइज लोन, अफोर्डेबल होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, ये सब में था एयू। ठीक है, लेकिन उनको क्या लगा कि लाइक साउदर्न इंडिया में वैसे भी एयू का कोई प्रेजेंस नहीं था, और वहां पे अगर जाके वो फिनकेयर को खरीद ले और फिनकेयर के सारे ब्रांचेस को रिप्लेस करके वो अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो ब्रांचेस वगैरह लगा देगा तो क्या होगा, एक नया डिवीजन भी आ जाएगा। और लास्ट ईयर को इस टाइम पे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एयू ने पूरी चीज को कंसोलिडेट कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, और फिर माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर का प्रॉब्लम आने लग गया। तो पहला पॉइंट तो ये कि अब जो एयू का जो आप लोन बुक का साइज देख रहे हो 1 लाख करोड़ के ऊपर, उसमें फिनकेयर का ग्रोथ का नंबर है। तो वाईओवाई लेवल पे एयू का कोई भी पैरामीटर, वेदर इट्स पैट ग्रोथ, आरओई, कोई सेंस नहीं बनता है। आप सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाके देख सकते हो, बिकॉज Q1 जो पिछले क्वार्टर वाज द फर्स्ट क्वार्टर जबकि दे स्टार्टेड शोइंग द नंबर्स एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। मतलब फिनकेयर जो कि माइक्रो फाइनेंस का कंपनी था, वो फिनकेयर का सारे चीजें एयू के बाद, मतलब एयू का बैलेंस शीट और फिनकेयर का बैलेंस शीट अभी मिल गया है। ठीक है, तो अभी इनमें देखिए, ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे द ग्रॉस एनपीए नंबर हैज गॉन अप, राइट, बिकॉज देयर इज स्ट्रेस इन द अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस। वो माइक्रो फाइनेंस हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, माइक्रो फाइनेंस पे स्पेशली ज्यादा है, तो इसीलिए एयू का भी इशू आ गया। और मैनेजमेंट ने यही चीज बताया कि क्या हो रहा है एक्चुअली के, और ये सिर्फ एयू नहीं, बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट ने भी आई थिंक कॉन कॉल में यही बताया, और भी मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि कस्टमर्स आर ओवर लेवरेज। ठीक है, मतलब सोचो आप एक सेमी अर्बन रूरल एरिया में यहाँ पे कस्टमर हो और आपके पास 4, 5, 6, 7 अनसिक्योर्ड लोन्स है। ठीक है, मतलब आपने लोन लेके बैठा है आप 4, 5, 6 जगह से। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर्स को कलेक्शंस में प्रॉब्लम अभी हो रहा है ना। सो नाउ व्हाट दिस कंपनीज आर सीइंग के लाइक, एक तो ऑफ कोर्स ये सब इलेक्शन हीट वेव के बाद से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम बढ़ गया, लेकिन उसके बाद क्या है ना, माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे कस्टमर्स आर वेरी ओवर लेवरेज्ड। ये कब होता है सोचो, बिकॉज जब अच्छे टाइम चल रहा था पिछले साल में, सारे कंपनीज को अपने माइक्रो फाइनेंस बुक को बढ़ाने के चक्कर में आपने क्या किया, जो लेवर्ड कस्टमर है उसको आपने और लेंड कर दिया। मतलब सोचो, एक माइक्रो फाइनेंस कस्टमर के पास 2 EMI चल रहा है उसका, आप जाके उसको एक तीसरा वाला लोन दे दिया, कोई आके एक चौथा वाला उसको लोन दे दिया, क्योंकि सबको क्या लग रहा है कि मुझे तो अपने लोन बुक को ग्रो करना है। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस इज अ हाई यील्डिंग सेगमेंट ना, मतलब इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या पता आगे जाके उस कस्टमर का जो वन सोर्स ऑफ इनकम था, लेट से वो सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम वगैरह आ गया। अब क्या हुआ, वो जो 5-6 EMI चल रहा है वो लेट से सब में डिफॉल्ट की मतलब कर गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम अब यहाँ पे हो रहा है, देयर आर मेनी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेस across the country and there are many customers in the microfinance space जो कि over leveraged है। So basically AU ने यही वाला चीज बताया। अब देखिए, AU का अभी एक और प्लान है कि लाइक वो अभी यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने का सोच रहा है। और इनका देखिए, इनका तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, मतलब एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में क्या ही और अपडेट है, जो मेन अपडेट था बता दिया, लेकिन उनका वही है, इनका लोन बुक 5% से ग्रो किया। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से ग्रो करता है तो आप पकड़ लो ना, 1 लाख करोड़ का लोन बुक एयू कैन ग्रो एट 20% के आसपास, और वो भी करता था, मतलब वही करता था फिनकेयर आने से पहले भी। लेकिन हमें अभी टेंशन ये हो गया है कि आगे जाके ये जो फिनकेयर वाला बुक है, ठीक है, ये फिनकेयर वाला बुक का क्या होगा, है ना, बिकॉज फिनकेयर तो अभी एयू का पार्ट हो गया। फिनकेयर इज एक्चुअली अ प्रीटी बिग माइक्रो फाइनेंस कंपनी, बिकॉज एयू का बुक कितना था, 65,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन फिनकेयर आने के बाद वो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया, राइट। सो आगे जाके देखना पड़ेगा फिनकेयर का जो पार्ट है, जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, उसका कलेक्शन एफिशिएंसीज में क्या कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं, राइट, और प्रोविजंस का क्या सीन होता है, क्रेडिट कॉस्ट का क्या होता है। सो वही है, अभी एयू का भी, अगर एयू लेट से फॉर एग्जांपल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक्वायर नहीं करता तो एयू एक नॉर्मल एक एमएसएमई लेंडर ही बनता, लेकिन ये करने के बाद थोड़ा बहुत तो डर बैठेगा ना इन्वेस्टर्स के दिमाग में। सो यही है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब दूसरा जो बैंक है उसका नाम है डीसीबी बैंक।
डीसीबी बैंक वियर्डली इफ यू लुक एट द स्टॉक वो 0.5 0.6 टाइम्स बुक में है, बहुत सस्ता है, ठीक है, लेकिन उनका रिजल्ट उतना खराब नहीं आ रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से जब मैं उनको देख रहा हूं, आई मीन डीसीबी बैंक एक ऐसा बैंक है जिनका पहले एसेट क्वालिटी बहुत खराब हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी एसेट क्वालिटी बेटर भी हो रहा है और इनका लोन बुक और डिपॉजिट का बुक भी ग्रो कर रहा है 20% के रेंज में, विच इज प्रीटी गुड, राइट? बिकॉज इफ यू लुक एट इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, यू नो एचडीएफसी बैंक, ऑफ कोर्स साइज सबका अलग है, बट साइज से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा पॉइंट है कि एक दूसरा कोई बैंक है नहीं उतना जो 20% से ग्रो कर रहा है, तो डीसीबी बैंक ने किया। और एक और बैंक ऑफ कोर्स जिसका भी 20% का ग्रोथ है वो है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो 20% से लोन बुक का ग्रोथ है इनका। इफ आई लुक एट द जीएनपीए नंबर वो 3.2% के आसपास है, मतलब पिछले 1-1.5 साल से उनका जीएनपीए नंबर अभी 3-3.5% के रेंज में स्टेबल हो गया है। पहले 4-4.5% के ऊपर हुआ करता था। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्टेड ट्रैकिंग दिस बैंक, डेट उतना याद नहीं है, बट ठीक है, मतलब 4-4.5 से अभी 3-3.5 के रेंज में आ गया। सो ये भी अच्छी बात है। और फिर उसके बाद क्या है, इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट आल्सो ग्रू 23%, बिकॉज ये लोग अभी उतना भी प्रोवाइड नहीं कर रहे जितना पहले करता था। एंड ऑफ कोर्स आपका लोन बुक अगर 20% से ग्रो कर रहा है, सो दैट्स अ गुड साइन, राइट? तो पॉइंट है के लिए ये सवाल होता है कि लिए क्या ये इतने सस्ते में रह सकता है ये कंपनी? मतलब इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं है। व्हेन आई लुक एट इंडसइंड बैंक का रिजल्ट, मैं करूंगा इसके बाद ही इंडसइंड बैंक करूंगा। जब मैंने एक्सिस का नंबर देखा, जब मैंने जैसे नो ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का देखा, मतलब ये क्या उतना मतलब 0.5 टाइम्स बुक में रहने का मतलब सिचुएशन में है? मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूं कि सोचते कैसे है, ठीक है? इनका जैसे ऑफकोर्स डिसबर्सल का रेट कम है, 5% वाईओवाई लेवल से डिसबर्सल का रेट बढ़ा, लेकिन जैसे मैंने बोला क्रेडिट कॉस्ट इज ओनली 0.27% एंड इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 75-77% के आसपास होगा। सो दे आर फेयरली प्रोवाइडेड, है ना? 90 के ऊपर होता तो और बेटर होता, बट देन हैविंग सेड दैट ठीक ही है। डीसीबी बैंक का अगर मैं लोन बुक का ब्रेकअप अगर बताऊं तो इनका मॉर्गेज मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड होम लोन इज लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बुक। बाकी इनका एक एग्री बुक है, एग्री बुक मतलब वहां पे ट्रैक्टर लोन देते हैं, फिर गोल्ड लोन, फिर आप देखोगे जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो होता है उसमें ये लोग फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ऑफ कोर्स गोल्ड लोन देते हैं, फिर और उसके साथ साथ एमएसएमई भी लेंड करते हैं। सो बेसिकली क्या है, डीसीबी बैंक इज फेयरली अ रिटेल बेस्ड बैंक, ठीक है? इनका कॉर्पोरेट का डिवीजन है, बट आई थिंक वो सिंगल डिजिट का है इन टर्म्स ऑफ द टोटल लोन बुक, 7-8% ऑफ द बुक होगा, ठीक है? तो ये हो गया। एंड यस, सो व्हाट द टारगेट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, एमएसएमई एंड द रिटेल सेगमेंट जो मैंने बताया, ठीक है? तो सब कुछ ठीक है। एंड डीसीबी बैंक का वही है पूरा बुक ही, मतलब इफ यू लुक एट मॉर्गेज हो या जो भी मैंने सेगमेंट्स बताया, राइट, ये सब जो ट्रैक्टर लोन्स हो, कार लोन्स हो, गोल्ड लोन हो, ये सब आपका सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है ना? तो 20% से ग्रो कर रहा है। और डीसीबी बैंक एक और अच्छी बात है, इनका आरओई का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज अ गुड साइन, राइट? मतलब आरओई Q2 के बाद अभी कितना, 11.6%। जब आप नहीं उल्टा बोल रहे हो, आई थिंक आरओई अभी कितना है, 12.6%। लास्ट ईयर को इट वाज 11.6% आफ्टर Q2 FY24। तो मतलब आरओई का नंबर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, 20% का एक ग्रोथ का इंजन है। मतलब ठीक है। आप कुछ तो नेगेटिव है, नेगेटिव जैसे एक बोल सकता हूं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर गोइंग डाउन नाउ इट इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैज गॉन अप। जो पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया कि बैंक्स हो, एनबीएफसीज को, सबका यहाँ पे मार्जिन प्रेशर होता ही है व्हेन लेट्स से इकोनॉमी में या सिस्टम में आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गोज अप। लेकिन हैविंग सेड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था पिछले साल से वो देके रखा है कि दे वुड वांट टू डबल द लोन बुक इन 3 to 4 years। और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ 20% से ग्रो कर रहे हैं। सो अगर आप 20% से लोन बुक को ग्रो करते हो, दैट मीन्स आपका लोन बुक विल डबल इन 4 years, है ना? तो गाइडेंस के अनुसार भी वो चल ही रहा है, ठीक है? और उनका आई गेस उनका एक गाइडेंस के अनुसार उनका आरओई का नंबर दे वांटेड टू टच 15%, ठीक है? और ये तब बोला था जब 11% था, अभी 12.5% हो गया। सो मतलब डायरेक्शनली भी दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करता था, लेकिन मार्केट हमेशा आगे का देखता है, पीछे का नहीं, ठीक है? सो ये हो गया डीसीबी बैंक का। एक नया फाइनेंशियल का बात करते हैं, वो एक एनबीएफसी है जो ये आपका 2 व्हीलर 3 व्हीलर यूज्ड कार बिजनेस लोन पर्सनल लोन में पैसा देते हैं। उसका नाम है आपका मनबा फाइनेंस करके, ठीक है? ये मनबा फाइनेंस का आईपीओ वेरी रिसेंटली आया, तो मैंने उसको इस बार इसका रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था, तो इसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट बुरा नहीं है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक का ग्रोथ एंड ऑल दैट, लेकिन ईपीएस में ग्रोथ नहीं आया। तो मनबा फाइनेंस जैसे मैंने बताया, ये लोग ऑटो लेंडिंग पे ज्यादा फोकस्ड है, प्लस ये लोग बिजनेस लेंडिंग भी करते हैं, बिजनेस लोन्स, छोटा टिकट का बिजनेस लोन एंड एवरीथिंग, राइट? तो इनका लोन बुक बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटी एक एनबीएफसी है। इनका सिर्फ 1100 करोड़ का लोन बुक है, 1100 करोड़ इज देयर AUM एंड देयर AUM ग्रू 55% ऑन अ YOY बेसिस।
दैट इज अ गुड साइन। एंड सेकंड इसके लिए इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। मतलब मनबा का Q2 का जो नंबर मैं बता रहा हूँ, इनका GNPA का नंबर इज अराउंड 3% के आसपास आया, ठीक है, जबकि द GNPA नंबर वाज क्लोज टू 4% इन Q2 FY24। सो अच्छी कंपनी है। आपको देखो इतने सारे मैं वीडियोस में इतने कंपनीज को, नए कंपनीज को भी क्यों ट्रैक करता हूं, सो दैट इट हेल्प्स यू टू ट्रैक दिस बिजनेसेस आल्सो इन द कमिंग फ्यूचर। और आप कितने कुछ सीख भी पा रहे हो ना, नया कंपनीज के बारे में, वो क्या करता है, कहां से चालू हुआ है, लोन बुक क्या है, कहां कौन कौन से सेगमेंट में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेकिन यहाँ पे बात वही है कि एक छोटी कंपनी है, एक्सपेंसेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रही है, तो इसके वजह से क्या है ना, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एकदम फ्लैट है, ईपीएस में उतना ग्रोथ नहीं मिलता है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत मुझे सवाल मिलता है कि अगर आपका लेट से AUM का ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ है, ईपीएस का ग्रोथ एकदम नहीं होता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ईपीएस का ग्रोथ नहीं है ना, तो शेयर होल्डर्स पैसा नहीं बनाता है कोई पर्टिकुलर कंपनी से। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसे कंपनीज नहीं चाहिए जो ईपीएस ग्रोथ कर रहा है जबकि लेट से AUM का ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ खर्चा बचा के कर रहा है। गॉट इट? जो ये HUL टाइप के कंपनीज हमेशा सोचता रहता है कॉस्ट कटिंग करो और थोड़ा ईपीएस का ग्रोथ दिखाओ, वरना कोई शेयर होल्डर रहेगा नहीं। सो द पॉइंट इज के दिस के लिए हाँ, ये छोटी कंपनी है, ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड वांट दिस कंपनी टू टू ग्रो द ईपीएस एट अ सर्टेन पेस, राइट? बिकॉज स्कोप बहुत है, बिकॉज वरना AUM वुडंट हैव like grown at 55% on a YOY basis। इनका डिसबर्सल, ये जो मनबा फाइनेंस है, इनका डिसबर्सल भी 35% से बढ़ा। ऑफ कोर्स स्मॉल बेस इफेक्ट है, राइट? इसीलिए इतना हाई पेस से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट को सिर्फ ग्रोथ से मतलब है, ठीक है? और अगर एसेट क्वालिटी खराब होता तो बस ही नहीं बदल जाता, लेकिन इनका एसेट क्वालिटी ठीक है, इनका GNPA का नंबर इज इंप्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट ईयर से इस ईयर में भी आप देखोगे YOY लेवल या QOQ लेवल पे इट्स इंप्रूविंग। ओके, अब हम बात करते हैं बहुत ही डिप्रेसिंग एक और बैंक, ठीक है, वो है इंडसइंड बैंक, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ इंडसइंड बैंक का। मैंने क्या बोला पिछले वीडियो के बिगिनिंग में, कोई भी जगह में अगर माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर हो तो वो जगह का खराब हालात है, ठीक है। अब इंडसइंड बैंक का माइक्रो फाइनेंस, मतलब इंडसइंड बैंक का जो पूरा बुक है उसमें 12-13% के एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस में था, बस हो गया ना, मतलब उनका भी खेल खत्म हो गया यहाँ पे। मतलब क्या, उस बुक में स्ट्रेस दिखने लग गया, उस बुक में कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आने लग गया, एंड दैट 12% ऑफ द बुक अफेक्टेड द एंटायर बुक। तो इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर बढ़ गया, नेट एनपीए का नंबर बढ़ गया, इनका आरओई का नंबर आधा हो गया आई गेस। हाँ करेक्ट, इंडसइंड बैंक का आरओई पिछले साल Q2 में 15% था, अभी 8% में आ गया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इफ यू ऑल्सो सी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी डिग्रोथ हो गया है, बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो उज्जीवन हो या इंडसइंड बैंक हो या कोई भी हो, ये लोग हमेशा क्या करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल हो, जब बुरे टाइम में ये लोग अपने जो बुरा वाला पार्ट ऑफ द बुक है उसको तो डिग्रो करेगा ना। तो इंडसइंड भी अपने बुक को डिग्रो कर रहा है माइक्रो फाइनेंस में। इससे क्या हुआ, ओवरऑल लोन बुक का पेस भी घट गया। इंडसइंड का लोन बुक सिर्फ, मतलब आई रिमेंबर लास्ट ईयर तक इंडसइंड तो 20% के आसपास ग्रो करता था, 18-20, अभी कितना किया, 13-14% के आसपास। क्यों? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ये लोग अपने बुक को घटा रहे हैं। आई थिंक द माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक डिग्रीव आई थिंक ऑलमोस्ट 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब वो बता रहे कि हम भाई माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरे जगह में ये लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट हो गया, बिजनेस लोन हो गई, फिर आपका क्रेडिट कार्ड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट नॉट इन अनसिक्योर्ड सेगमेंट्स, मतलब स्पेशली इन द माइक्रो फाइनेंस का कैटेगरी। तो इंडसइंड का तो बहुत ही बुरा नंबर है, इनका निम्स भी कॉम्प्रेस्ड हो गया। एक तो ऑफकोर्स रेट हाइक के वजह से हुआ, और दूसरे साइड में अगर माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि लॉजिकली सोचो आप, माइक्रो फाइनेंस में अगर आप बुक को घटा रहे हो, माइक्रो फाइनेंस बुक इज अ मच हायर यील्डिंग बुक देन लेट्स से the say loan against property या say for example salaried personal loan for example, ठीक है। तो अगर आपका माइक्रो फाइनेंस बुक को घटा रहे हो तो आपका यील्ड भी यहाँ पे इफेक्ट होगा, राइट? मतलब एक तरफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे साइड आप माइक्रो फाइनेंस बुक में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप कहीं और जगह में आप पैसे फेंक रहे हो, तो वहां भी आपका यील्ड कम, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और बढ़ गया, और बूम, दोनों साइड से इनका नीम्स घट गया। देखो कितना सिंपल है। देखो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मेरा वो फाइनेंशियल वर्कशॉप अगर ले लोगे ना, आप कोई भी आपको कोई MBA CFA कुछ नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ दुनियादारी समझ में आ जाएगा, कोई भी कंपनी को एनालाइज कर पाओगे, कहाँ पैसा डालना है, कहाँ पैसा निकालनी है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब क्या है ना, ये सब रियलिटी का सेंस, ठीक है, आपको मेरे कंटेंट से मिलेगा। ये इससे स्टॉक मार्केट में आप पैसे बनाओगे और गलत जगह से जल्दी भाग पाओगे। वो MBA डिग्री और वो सबसे क्या होता है ना, इसीलिए मैं वो एक बार पोस्ट किया था, राइट, कि MBA डिग्री में 20-25 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन पीपल वुड लर्न मोर फ्रॉम माय वर्कशॉप ऑन द फाइनेंशियल स्पेस
फॉर 700 रुपीज, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। जेनेरिक बुलशिट करके एमबीए करके तुम कुछ भी, तुम्हें अगर जॉब मिलता है कुछ भी करते हैं तुम तो दूसरा गेम खेल रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें शेयर बाजार में समझना है, कंपनीज को ट्रैक करनी है और पैसा बनानी है, तो तुमको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा ना, राइट। कोई डिग्री है लेकिन मैं एकदम अनपढ़ हूं, मुझे पता ही नहीं कंपनीज में क्या हो रहा है और मैं पैसिवली इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर डिग्री का भी क्या फायदा। सो एनीवेज वे, सो ये हो गया इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी ये लोग ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक का मेजॉरिटी बुक इज व्हीकल फाइनेंस, 26-27% ऑफ द बुक इज व्हीकल फाइनेंस, लेकिन वहां भी इनका डिसबर्सल का पेस घटा। इसका रीजन भी यही है ना, बिकॉज हमारे देश में कमर्शियल व्हीकल स्पेस में कोई ग्रोथ नहीं है पिछले 1 साल से, है ना। बिकॉज पिछले साल कमर्शियल व्हीकल में अगर 100 ट्रक्स बेचे हो, इस बार आप देखोगे कुछ 80 ट्रक्स, 90 ट्रक्स, 95 ट्रक्स के आसपास बेचे हो। मतलब क्या, द कमर्शियल व्हीकल स्पेस डी ग्रीव, राइट। तो इंडसइंड का तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस भी नहीं चला, माइक्रो फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ गया, और तीसरे साइड में आपका क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज ऑल्सो अप, तो कुछ अच्छा है ही नहीं, राइट। तो एकदम पूरा प्रेशर में आ गया बेचारा बैंक। अच्छा, लास्ट हम बात करते हैं एनबीएफसी का, जो फेडरल बैंक से निकल के आया है, उसका नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। सो बेसिकली क्या कंपनी करते हैं, ये एसएमई और एमएसएमई कस्टमर्स को लेंड करते हैं। लेकिन ये जो लेंड करते हैं, ये क्या क्या चीजों पे लेंड करते हैं, ये लेंड करते हैं मॉर्गेज के ऊपर। सो इनका एक होम लोन डिवीजन है, दूसरा इनका गोल्ड लोन डिवीजन है, तीसरा कस्टमर जो धंधा कर रहे हैं, एसएमई एमएसएमई का जो धंधा कर रहे हैं, उनका कैश फ्लोज देख के कभी कभार अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी कर देता है। लेकिन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का अगेन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अल्टीमेटली तो बात वही पे आ रहा है, देखो ना, जो भी कंपनी को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का कोई डिवीजन हो या पूरा हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बट एनीवेज फेड बैंक का फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का माइक्रो फाइनेंस बुक में कोई एक्सपोजर नहीं है। ये लोग एमएसएमई कस्टमर को टारगेट करते हैं और इनका 86% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड। मतलब जैसे मैंने बोला, राइट, होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, और आपका ये जो गोल्ड लोन, दिस इज 86% ऑफ द बुक। बाकी कुछ बिजनेस लोन्स देते हैं जो कि 14% ऑफ द बुक, दैट इज अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब देखो इनका बात ये है कि इनका नंबर्स उतना बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, मिक्स नंबर्स है। इनका लोन बुक तो 42% से ग्रो किया, ठीक है। डिसबर्सल भी 30% से ग्रो किया, विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि हम 25-30% के ऊपर से ग्रो करेंगे, और वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, इनका जो आरओई का नंबर है, द आरओई नंबर फेल। पिछले साल इट वाज 16%, 15%, अभी 11% के आसपास है। और इनका एक और चीज है यहाँ पे कि इनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया। मतलब यहाँ पे आई डोंट नो इफ द जीएनपीए नंबर मैंने लिखा कि नहीं, 2% के आसपास होगा। बेसिकली क्या है ना कि इन लोगों ने थोड़ा सा प्रूडेंटली और थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड कर लिया और थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोविजंस बाय टोटल लोन बुक, राइट। वेरी सिंपल है। सो बेसिकली द पॉइंट इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रोविजन भी किया। और ऑफकोर्स मतलब अभी तो आगे जाके देखना पड़ेगा ये बुक कैसे बिहेव करता है। तो कंपनी में ग्रोथ है, लेकिन क्या हुआ, बिकॉज इन्होंने अपना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इनका पैट का ग्रोथ सिर्फ 12% है। मतलब सोचो ना, आपका लोन बुक ग्रो कितना, बताओ। लोन बुक 42% से ग्रो किया, और यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड टैक्सेस दैट ग्रो अराउंड 38-40% के आसपास। लेकिन सिंस यू प्रोवाइडेड मोर, इसीलिए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली ग्रू 12%। मतलब क्या, ईपीएस में उस तरीके से ग्रोथ नहीं आया जिस तरीके से लेट से एयूएम का ग्रोथ हो रहा है। ये आपका थोड़ा सा ये मनबा फाइनेंस के तरह है, गॉट इट। जबकि लोन बुक मनबा का 50%, 55% से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे भी फेड बैंक फाइनेंशियल्स भी 42% से ग्रो कर रहा है। लेकिन मनबा का ईपीएस में ग्रोथ नहीं है, इसका ईपीएस में 10-12% का ग्रोथ है। तो बात अब समझो, राइट। ऐसे कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका स्टॉक तभी भागेगा जब से फॉर एग्जांपल इनका ईपीएस का ग्रोथ आएगा, वरना शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा क्या मिला। पिछले साल भी अगर आपका ईपीएस 100 है, इस बार भी 100 है, देन यू आर एट द सेम प्लेस ना, राइट। बट हैविंग सेड दैट, अगेन मैं बता रहा हूं, आई वुड रादर वांट टू हैव अ कंपनी जिसका लेट्स से फॉर एग्जांपल एयूएम का ग्रोथ है एंड नो ईपीएस का ग्रोथ, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है तो इसीलिए कंट्रोल नहीं है कॉस्ट पे। देन से फॉर एग्जांपल है कंपनी जिसका कोई ग्रोथ नहीं है टॉप लाइन पे सेल्स ग्रोथ में, और आप खर्चा बचा के सिर्फ अपने ईपीएस ग्रोथ दिखा रहे हो। सो ये हो गया फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ग्रोथ तो है। यहाँ पे इस वीडियो में आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन वो अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम में एक्वायर कर लिया। अब उसके बाद अभी उनको झेलना पड़ेगा। मैं गलत से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अभी उनको झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोलते हैं। इंडसइंड बैंक का हालत बुरा है, ठीक है। डीसीबी बैंक का हालत वियर्डली अच्छा है,
स्टॉक पता नहीं वहां पे पड़ा है। अब ये भी तो पॉइंट है कि क्या पता इसको ये नंबर को लोग ट्रस्ट ना करें, बिकॉज लोगों को डीसीबी बैंक से इतना दुख मिला है इन द पास्ट, शायद कोई वापस ना जाए उसमें। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने सिर्फ एक सस्ता स्टॉक खरीद लिया, आपके पीछे और भी लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सब है। मानवा फाइनेंस और फेड बैंक में ग्रोथ है, लेकिन वही है ना कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, उनका ईपीएस में ग्रोथ नहीं है। चलिए, ये हो गया, 2 वीडियो हुआ, मुझे आई गेस और 5-6 बनाना पड़ेगा। आपका जो भी सवाल होगा, क्लैरिफिकेशन, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। थैंक यू।